लोगों ने कल जो क्वेश्चंस किए थे उसके आगे आज क्वेश्चन का जो सिलसिला है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले सभी लोग क्या कीजिए, आप लाइव आ जाइए और जिससे कि हम लोग क्या है अपने क्लास को सुचारू रूप से स्टार्ट कर दें। जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून, ओनली सक्सेस जी गुड आफ्टरनून, अक्की जी गुड आफ्टरनून, काल भैरव जी हर हर महादेव, हर हर महादेव काल भैरव जी। तो एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए तो जिससे कि हम लोग अपना क्लास को क्या है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आरपी मोटिवेशन जी गुड आफ्टरनून, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सभी लोग आ जाइए और सभी लोगों के पास ये क्या है लिंक को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जितने भी ग्रुप्स हैं आपके वहाँ पे शेयर कर दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ क्या है जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए आ जाइए सभी लोग और एक बार कमेंट करके बताइए कि वॉइस क्लियर है। तो हम लोग क्या है अपने क्लास को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि वॉइस क्लियर है तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लिक कर बताइए कमेंट करके, तो हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जी काल भैरव जी बोले हैं यस, चलिए ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लियर है सर कोई बात नहीं, चलिए हम लोग क्या करते हैं अब क्लास को हम क्या करते हैं अपने स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने आ गया है, तो आपको इसको कमेंट करके आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या कहा गया है कि यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्त काल दिया गया है कि दशमलव, किसी ध्वनि तरंग का जो आवर्त काल हमारा दिया गया है 0.02 सेकेंड है, तो उसकी आवृत्ति याद करना है, उसकी फ्रिक्वेंसी बताना है। आवर्तकाल दिया गया है, ठीक है, आवर्तकाल क्या है दिया गया है और उसकी फ्रिक्वेंसी बताना है हमको। तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका क्या होगा राइट आंसर। चलिए, यदि किसी ध्वनि तरंग की फ्रिक्वेंसी दी गई है, आवृत्ति दिया गया है, तो उसका आवर्तकाल पूछा गया है, तो बताइए क्या होगा। जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है, फ्रिक्वेंसी जो एन बराबर होता है 1/t होता है। 1 क्या होता है फ्रिक्वेंसी जो 1 कितना टी होता है, 1 क्या होता है टी होता है। तो समय का मान दिया गया है, देखिए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 0.02। ठीक है, हो जाएगा। ये दशमलव जब हम हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, 2 जीरो लग जाएगा तो 2 कम 2 और 50, अर्थात एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा 50 हर्ट्ज। एन बराबर कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज। तो एन बराबर 50 हर्ट्ज किस में है, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। एन बराबर क्या है 50 हर्ट्ज, हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है भैया। एन बराबर 50 हर्ट्ज। आरपी मोटिवेशन जी, अक्की जी, ओनली सक्सेस जी, जी आप सभी का लोगों का आंसर क्या है सही आया है। तो 50 हर्ट्ज क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब बताइए इसका क्या होगा, इसका कमेंट करिए कि ध्वनि तरंग की घाटी सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, ध्वनि तरंग की जो घाटी हो, अजय कुमार जी का सी, बहुत बढ़िया अजय कुमार जी। अब कमेंट कीजिए आप लोग, इसका क्या होगा 2 नंबर का राइट आंसर कि ध्वनि तरंग की जो घाटी, घाटी मतलब समझ रहे हैं कि ध्वनि जो तरंगे होती हैं हमारी श्रृंग और गर्त के रूप में जो है गति करती हैं। ठीक है, श्रृंग और गर्त के रूप में ऐसे से गति करती हैं, तो बोला गया है घाटी, इसको बोला गया है घाटी, अर्थात गर्त को बोला गया है। गर्त को क्या कहा जाता है, अर्थात इसको जो नीचे वाले भाग को क्या बोला जाता है वो बोला गया था। ठीक है, ठीक है, घाटी को क्या बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं घाटी, घाटी को क्या बोला जाता है वो पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो बताइए घाटी को क्या बोला जाता है, 2 का बताइए आप लोग, 2 का कमेंट कीजिए जल्दी से। तो हमारा जो ये घाटी होता है इसको क्या बोलते हैं गर्त बोला जाता है भैया, क्या बोला जाता है गर्त। और इसके जो ऊपरी वाले सिरे को क्या बोला जाता है श्रृंग बोला जाता है। ठीक है, श्रृंग, श्रृंग, और यह क्या होगा गर्त हो गया। ठीक है, और इसकी जो गहराई होती है इसके टोटल, इसको क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड, आयाम बोला जाता है। इसकी जो हाइट होगी इसको भी आयाम बोला जाएगा। और इसका जो हमारा मान लीजिए कोई 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 कंपन करती हुई कोई ध्वनि कण है जो ए पॉइंट से अगर गति करता हुआ, ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ये हुआ सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई, अगर यहाँ से गति करता हुआ कोई कण अगर यहाँ से यहाँ तक आता है तो उसका एक दोलन काल हो जाता है, एक दोलन कहलाता है। ठीक है, एक दोलन कहलाता है। अब प्रति सेकंड किए गए जो दोलनों की संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं आवृत्ति बोलते हैं। प्रति सेकंड किए गए दोलनों की संख्या को क्या बोला जाता है आवृत्ति बोला जाता है। प्रति सेकंड किए गए जो दोलनों की संख्या होती है उसको हम आवृत्ति बोलते हैं। और हमारा 2 श्रृंगों के मध्य की जो बीच की जो दूरी होती है इसको हम तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, इसको लेमडा के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, और 2 गर्तों के बीच की दूरी जो होती है उसको लेमडा के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसका कहने का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर, अर्थात गर्त बोला जाएगा। ठीक है, चलिए अजय कुमार जी का सी आया था, अक्की जी का, आरपी मोटिवेशन जी, जी सभी का राइट आंसर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए आप लोग, इसका कमेंट करके बताइए 3 नंबर का क्या होगा। क्या बोला गया है कि ध्वनि किसी भी माध्यम में के रूप में संचारित होती है। बताइए, सीधी रेखा में, कण में, किरण में, या संपीड़न में, विरल की श्रृंखला में ध्वनि जो होती है किस माध्यम से गमन करती है, वो पूछा गया हमसे। बताइए, ध्वनि जो है किसी भी माध्यम में, तो यहाँ पे मान लीजिए डैश डैश के रूप में संचारित होती है। किसमें संचारित ध्वनि जो होती है हमारी जो होती है सीधी रेखा में गत करती है, कि कण के रूप में गत करती है, कि किरण के रूप में, कि संपीड़नों एवं विरलनों की श्रृंखला में गत करती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, 3 का कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 3 का आप लोग कमेंट कीजिए भैया। जो हमारी जो ध्वनि होती है, जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, वो ध्वनि की दिशा के, जो उसके कंपन के जो कण होते हैं ध्वनि की दिशा के क्या है, समांतरगत करते हैं, अर्थात इसमें संपीड़न और विरलन की श्रृंखला होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। जो हमारी ध्वनि होती है, जो लाउड स्पीकर होते हैं ना, वो हवा में हमारे संपीड़न और विरलन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा। अजय कुमार जी बहुत शानदार, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं भैया। अब इसका बताइए आप लोग, इसको कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बोला क्या जा रहा है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल टी के बीच संबंध बताना है। ठीक है, आवर्तकाल टी के बीच क्या है, संबंध बताना है हमें। क्या बोला गया रहा है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल टी के बीच संबंध बताना है। क्या संबंध होता है, v बराबर 1/t। किसी ध्वनि की आवृत्ति जो यहाँ पे v, किसी ध्वनि की जो आवृत्ति है मान लीजिए v है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति यहाँ पे दे देते हैं v। ठीक है, किसी ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है v है और आवर्तकाल t है, तो उसके बीच क्या हमें रिलेशन बताना है। क्या होगा, v बराबर 1/t पहला है, कि v बराबर t हो जाएगा, कि 0 बराबर 1/√t हो जाएगा, कि v बराबर 1/2 हो जाएगा। कमेंट करिए सभी लोग। जो हमारा बोला क्या, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे दिया गया है, v दिया गया है, v दिया गया है, फ्रिक्वेंसी क्या दिया गया है, v दिया गया है। फ्रिक्वेंसी किससे डिनोट किया, n से ना करके यहाँ v से डिनोट किया गया है। तो हम जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी अगर n बराबर होता है, n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है 1/t होता है। n बराबर क्या होता है, 1/t होता है ना, n बराबर क्या होता है, 1/t होता है, n बराबर 1/t होता है। यहाँ पे v दिया गया है, तो v के रूप में दिया गया है, तो v बराबर 1/t हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला वाला सही हो जाएगा। पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग। क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, चलिए फ्रिक्वेंसी दे दिया गया है, तो इसका आवर्तकाल ज्ञात करना है, हमें टी का मान ज्ञात करना है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर आप लोग। 4 का डी, चलिए 4 का डी नहीं होगा, ए होगा। फ्रिक्वेंसी जो प्रति सेकंड किए गए दोलनों की जो संख्या होती है उसको क्या बोला जाता है, आवृत्ति बोला जाता है। ठीक है, अब 5 के कमेंट करके बताइए 5 का क्या होगा। 5 का सभी लोग कमेंट कीजिए, 5 का कमेंट करके बताइए कि क्या होगा भैया। चलिए 5 कमेंट कीजिए आप लोग। क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी ध्वनि की जो फ्रिक्वेंसी दिया गया है 50 हर्ट्ज दिया गया है, फ्रिक्वेंसी कितना दिया गया है, 50 हर्ट्ज दिया गया है, अर्थात एन की वैल्यू दिया गया है, हमें एन की वैल्यू दिया गया है, टी का मान हमें ज्ञात करना है। टी का मान ज्ञात करना है, टी बराबर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तो 1/, कितना हो जाएगा, 1/50 इसको कर लीजिए। ठीक है, 1/50 कर लीजिए। 5 का ए, आरपी मोटिवेशन जी का आ गया, 5 का कितना ए आ गया। सभी लोग कमेंट करके 0.02 सेकेंड जी, ओनली सक्सेस जी। 4 का ए जी, बहुत बढ़िया। इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसको इसमें जब भाग करेंगे, ठीक है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 0.02 सेकेंड। ठीक है, इसको जब यहाँ पे भाग किया जाएगा तो 0.02 सेकेंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा, ठीक है, 0.02 सेकेंड। ठीक है, इसका राइट आंसर का 0.02 सेकेंड हो जाएगा। आरपी मोटिवेशन 6 का सी, बहुत शानदार आरपी मोटिवेशन जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइए कांटी अंग का संबंध किससे है। चलिए बताइए कांटी अंग का जो संबंध है किससे है, सुनने से है, या देखिए इसमें बोला गया संतुलन से है, कि लैक्टिक अम्ल से है, कि सुनने से है, कि देखने से है। तो कमेंट कीजिए आप लोग, कांटी अंग का संबंध जो है वो किससे है। कमेंट करिए भैया सभी लोग। अजय कुमार जी का बहुत शानदार ए आया था, बहुत बढ़िया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। जो कांटी अंग का जो संबंध हमारा है वो किससे है, सुनने से है। ठीक है, सुनने से है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
हाँ, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाए बिना किसी विशेष दिशा में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए बताइए। तुरही, वायलिन, गिटार, कीबोर्ड। चलिए, अजय कुमार जी का सी आ रहा था, बहुत बढ़िया अजय कुमार जी। अब बताइए 7 का राइट आंसर क्या होगा। 7 का बताइए आप लोग। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है जो ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाए बिना, अर्थात ध्वनि जो की तरंगों को सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक विशेष दिशा में भेजने के लिए डिजाइन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। जैसे वायलिन हम बजाते हैं तो इसकी ध्वनि क्या है, चारों तरफ फैल जाती है। वायलिन जो बजाते हैं तो उसकी ध्वनि क्या है, सभी को सुनाई देती है, चारों तरफ फैल जाती है, ठीक है। और हमारा जो क्या गिटार भी है इसी टाइप का है, और कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी इसी टाइप का है। तो हमारी जो तुरही है ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसको क्या बोला जाता है, किसी विशेष दिशा में भेजने के लिए इसका जो डिजाइन किया जाता है किसी विशेष दिशा में ध्वनि को भेजने के लिए किया जाता है। शुभांशु त्रिपाठी जी भी, इसका वायलिन नहीं होगा भैया, इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है। तुरही बोला जाता है, ठीक है। एक इसका जो डिजाइन किया जाता है एक विशेष प्रकार से डिजाइन किया जाता है जिससे कि ध्वनि को एक निश्चित दिशा में क्या हो, ट्रांसफर कर सके। इसका हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अब कमेंट करके आप लोग बताइए। बहुत शानदार, अजय कुमार जी का ए आ गया, बहुत बढ़िया। अब बताइए सभागार में अवांछनीय अत्यधिक प्रतिध्वनि को रोकने के लिए छत और दीवारों को किस सामग्री से ढका जाता है। चलिए बताइए, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। बताइए क्या बोला जा रहा है कि कोई सभागार है, अवांछनीय ध्वनि को, जो अवांछनीय ध्वनियां होती हैं, अवांछनीय जो ध्वनियां होती हैं वो प्रतिध्वनि को रोकने के लिए छत और दीवार को किस सामग्री से ढका जाता है। बताइए छत और दीवार को किस सामग्री से ढका जाता है। पहला है अपारदर्शी, पारभासी, ध्वनि शोषक या कठोर। कमेंट करिए। आरपी मोटिवेशन जी का आ गया 8 का सी, बहुत बढ़िया आरपी मोटिवेशन जी। और सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 का सी जी। सी जो ध्वनि शोषक होता है इसका इस्तेमाल क्या है, सभागारों में किया जाता है। जो ध्वनि को क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है, जिससे अवांछनीय ध्वनि जो होती है वो क्या है, सुनाई नहीं देती है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, सी। अजय कुमार जी बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि शोषक। ध्वनि शोषक जो होते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि क्या बोला जा रहा है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी दिया गया है 200 हर्ट्ज, और इसकी तरंग दैर्ध्य, ध्वनि की आवृत्ति इतना दिया, तरंग दैर्ध्य क्या बोला गया है, तरंग दैर्ध्य जो हमारी है, तरंग दैर्ध्य 2, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य 2 मीटर है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य जो हमारी है 2 मीटर है। तो ध्वनि तरंग की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। ध्वनि तरंग की क्या है, चाल ज्ञात करना है। तो सभी लोग सॉल्व करके बताइए, सॉल्व करके बताइए कि इसका राइट आंसर होगा। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति है 200 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्ध्य जो है 2 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल ज्ञात करना है। बताइए फ्रीक्वेंसी दिया गया है, लेमडा का मान दिया गया है, वी का मान ज्ञात करना है। वी बराबर होता है वी बराबर एन इंटू लेमडा। वी बराबर क्या होता है, एन इंटू लेमडा होता है। तो वी चाल ज्ञात करना है। वी बराबर एन का मान कितना दिया गया है 200 दिया गया है। वी का मान कितना है 200 और लेमडा का मान हमारा कितना दिया गया है 2 दिया गया है, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 400 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। 400 भैया मीटर प्रति सेकंड हो जाए। 400 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, 400 मीटर प्रति सेकंड। आलोक कुमार जी का 9 का बी आ गया, बहुत बढ़िया। 400 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका, 400 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ओजीए वाले, ओनली सक्सेस जी, आरपी मोटिवेशन जी, अक्की जी, सभी का राइट आंसर है। तो यह कितना हो जाएगा, 400 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 400 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अजय कुमार जी का भी बी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए आप लोग, क्या क्वेश्चन नंबर 10 है कि चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ती है। बताइए, सुनाई जा सकती है, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनाई जा सकती है। बताइए। चंद्रमा पर जाने वाले लोग बहरे हो जाते हैं। चंद्रमा पर जाने वाले लोग क्या हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। दूसरा बोल रहा है कि चंद्रमा का कोई भी वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम, चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम
की यात्रा नहीं कर सकती है। दूसरा ये है क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है। चलिए, चंद्रमा पर पानी नहीं है। चंद्रमा पर कोई आवाज नहीं करता। कमेंट कीजिए। 10 का क्या बोल रहे हैं सभी लोग? 10 का बी, अजय कुमार जी का बी, आलोक जी का बी आया है, और आरपी मोटिवेशन जी का बी आया है जी। तो चंद्रमा पर हमारा क्या है? चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है ना, और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। विदाउट माध्यम के ध्वनि क्या हमारी संचरित नहीं हो सकती। वैक्यूम में हमारा जो ध्वनि होती है कहते हैं उसमें गमन नहीं कर सकता है। अर्थात जो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताइए 11 का, एक बड़े हाल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? चलिए बोला क्या जा रहा है कि एक बड़े हाल है, हाल में जो है हाल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है? बार बार जो ध्वनि होती है परावर्तित हो जाती है ना, तो उसको क्या बोला? पिच, प्रतिध्वनि, नोट या संगीत क्या बोला जाता है? कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अजय कुमार जी का भैया बी आ गया। चलो, आरपी मोटिवेशन जी भी, ओनली सक्सेस जी भी, और किसका भैया है? ओजी वाले भी, आलोक कुमार जी का भी, बहुत बढ़िया। देखिए जो प्रतिध्वनि होती है, किसी सतह से किसी दीवार से जो ध्वनि जब टकरा के बार बार हमको सुनाई देती है, तो वो टकरा के सुनाने की जो बार बार जो कुछ प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि बोला जाता है। ठीक है, प्रतिध्वनि बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसको क्या बोलते हैं हम? प्रतिध्वनि बोलते हैं भैया। ठीक है, प्रतिध्वनि बोला जाता है। अब बोलते चलिए आगे बताइए, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या है? अल्ट्रासाउंड पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं उनका रेंज क्या है वो हमें बताना है, कि 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। चलो कमेंट करिए इसका, कि जो अल्ट्रासाउंड की जो तरंगे होती हैं, पराश्रव्य तरंगे होती हैं, उनका रेंज क्या होता है बताइए। पराश्रव्य तरंगों का रेंज पूछा गया है यहाँ पे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। कमेंट बताइए भैया। आलोक कुमार जी, अजय कुमार जी, आरपी मोटिवेशन जी, आरपी मोटिवेशन जी का आ गया भी, बहुत बढ़िया आरपी मोटिवेशन जी। ओनली सक्सेस जी का भी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सभी का। देखिए जो अल्ट्रासाउंड होती, पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो तरंगे होंगी उनको अल्ट्रा साउंड की तरंगे बोला जाएगा। और जिसका 20,000 हर्ट्ज से क्या होगी, जो तरंगे 20,000 हर्ट्ज, 20,000 से और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी उसको श्रव्य तरंगे बोला जाता है। श्रव्य, ठीक है, श्रव्य तरंगे बोला जाता है, श्रव्य तरंगे बोला जाता है, सब श्रव्य तरंगे बोला जाता है। और 20 हर्ट्ज से कम की तरंगे को अपश्रव्य तरंगे बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगे होंगी उसको पराश्रव्य तरंगे बोला जाता है। जो पराश्रव्य ध्वनियां, ये कमेंट करके बताइए, जो पराश्रव्य ध्वनियां हैं वो कौन कौन से जानवर उत्पन्न करते हैं? कमेंट कीजिए, क्योंकि इंसानों के बस की तो बात है नहीं भैया। ठीक है, तो एक बार कमेंट कीजिए आप लोग कि जो पराश्रव्य ध्वनियां होती हैं उसको कौन उत्पन्न करता है? ठीक है, कमेंट करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की जो ध्वनि होगी उसको अल्ट्रासाउंड तरंगे बोला जाएगा। और जो पराश्रव्य ध्वनियां होती हैं उसको क्या, जो चमगादड़ होते हैं, ठीक है, चमगादड़ होते हैं, चूहे होते हैं, ये सब क्या होते हैं? पराश्रव्य ध्वनियां क्या है? उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सुन भी सकते हैं और उत्पन्न भी कर सकते हैं ये। ठीक है, चमगादड़, बहुत शानदार आलोक कुमार जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चमगादड़ हो गया हमारा, डॉल्फिन भी हो गया। डॉल्फिन भी क्या होती? चमगीदड़ नहीं भैया, चमगादड़ बोलिए इसको। ठीक है, और इसको सुनने की क्षमता भी इन सब जानवरों के अंतर्गत होती है।
जो भूकंप आता है ना समुद्र में, जब भूकंप आता है तो वो अल्ट्रासाउंड की तरंगे जो वहाँ पर उत्पन्न होती है। तो इसको सबसे पहले वहाँ पे उसके समुद्र में जो जानवर होते हैं हमारे, जैसे डॉल्फिन हो गया, जो वहाँ की मछलियाँ होती हैं, वो क्या होते हैं किनारों पर भाग जाती नहीं है। किनारों पर, समुद्र के किनारे जो, जब कभी समुद्र में तूफान आता है तो वहाँ पे जो मछलियाँ होती हैं उस समुद्र के किनारे क्यों भाग जाती हैं, अर्थात वो क्या होती हैं, पहले से ध्वनि को सुन लेती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, जैसे भूकंप की आशंका सबसे पहले जानवरों को हो जाती है ना। चलो भैया ये इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 नंबर पे, कि ध्वनि की इनमें से कौन सी विशेषता हमें समान पिच तीव्रता वाली ध्वनियों को अलग करने में सक्षम बनाती है। कमेंट कीजिए जल्दी से। देखिए ध्वनि की इनमें से कौन सी विशेषता है जो हमें समान पिच तीव्रता वाली ध्वनियों को अलग करने में सक्षम बनाती है। समझ लो, पिच पूछा गया है ना, जो तारत्व बोला जाता है ना, कि किसकी ध्वनि हमें मधुर सुनाई देती है, किसकी ध्वनि जो है मोटी होती है, किसी की आवाज मोटी होती है, किसी की पतली होती है, तो उसी के विषय में पूछा गया है। तो ध्वनि की कौन सी विशेषता है, वही पूछा जा रहा है। कि बहुत लोगों की आवाज क्या बहुत मधुर होती है, जैसे जो लड़कियों की जो आवाज होती है वो क्या होती है, कम तारत्व की होती है। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए भैया। तारत्व क्या होता है, ध्वनि का वह गुण होता है जिसके कारण ध्वनि का मोटा या पतला का, मोटा या पतली ध्वनि की जो मोटा और मोटी है कि पतली है, इसका पता हमें कहता है ध्वनि के तारत्व या पिच से पता चलता है। ठीक है, मोटी ध्वनि को निम्न तारत्व की ध्वनि बोला जाता है, और पतली ध्वनि को, जो मोटी ध्वनि होती है निम्न तारत्व की ध्वनि बोला जाता है, और पतली ध्वनि को उच्च तारत्व की ध्वनि बोला जाता है। अर्थात ये सभी क्या है, ध्वनि की क्या है, विशेषताएं हैं। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा। अक्की जी का डी आ गया, आलोक कुमार जी का डी आया है, बहुत बढ़िया आलोक कुमार जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बताइए 14 कौन सा उपकरण विद्युत संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करता है। कौन सा उपकरण है जो विद्युत संकेतों को ध्वनि में कन्वर्ट कर देता है। यह हमारा है भैया लाउड स्पीकर, की वायरलेस माइक्रोफोन, की एम्पलीफायर, या माइक्रोफोन। तो कमेंट करिए आप लोग जल्दी से कि 14 का क्या होगा। इसमें क्या बोला, कौन सा उपकरण है जो विद्युत संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित कर देता है। विद्युत संकेतों को क्या करता है, ध्वनि में परिवर्तित कर देता है, ये पूछा गया है हमारा। तो हमारा जो लाउड स्पीकर होता है वो विद्युत संकेतों को क्या करता है, ध्वनि में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारे लाउड स्पीकर होते हैं, ठीक है, विद्युत संकेतों को ध्वनि में कन्वर्ट करके हम तक पहुंचाते हैं जी। जैसे हमारे जो डीजे हो गए, डीजे बजाए जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, ध्वनि के संकेतों को क्या करते हैं, आवाज के माध्यम से हम तक के पहुंचाते हैं। बहुत बढ़िया, आलोक कुमार जी का आ गया, अक्की जी, ओजी वाले, ओनली सक्सेस जी, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर क्या है, बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है सभी का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की किसी विशेष तापमान पर तेज यात्रा करती है। ध्वनि की जो है किसी विशेष माध्यम में ध्वनि की जो वेग है सबसे तेज होती है। बताइए, पानी में होता है, लोहा में, वायु में, कांच में। कमेंट कीजिए, ध्वनि का वेग सबसे अधिक तीव्र किस में होता है। तो 15 का आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा 15 का। पंद्रह कमेंट करके बताइए आप लोग। आरपी मोटा जी 15 का बी आ गया, लोहा। ओनली सक्सेस जी का बी आया है, बहुत बढ़िया। देखिए ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा क्या ठोसों में होता है, तो ठोस हमारा किसमें क्या है, लोहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, ऑडिटोरी संबंधित किससे है, सूंघने से है, स्वाद से है, देखने से कि सुनने से। आलोक कुमार जी का 15 का बी है, बहुत बढ़िया आलोक कुमार जी। अब बताइए आप लोग 16 का आंसर कीजिए कि सॉलिड, बहुत शानदार सॉलिड। आप कमेंट कीजिए आप लोग कि ऑडिटोरी जो होता है किससे, सूंघने से संबंधित है कि स्वाद से ही है कि देखने से, कि हमारा ये हमारा हो गया, हमारा लास्ट वाला जो है वो हमारा है सुनने से। सुनने से ऑडिटोरी संबंधित किससे है हमारा, डी वाला बताइए। डी वाला कमेंट कीजिए भैया सभी लोग। ठीक है, आलोक कुमार जी 16 का सी। ऑडिटोरियम का मतलब ऑडिट, देखा ये देखने से नहीं होगा भैया, ठीक है,
ये सुनने से होगा आलोक कुमार जी, ये क्या है, सुनने से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सुनने से है, ठीक है, सुनने से है। ऑडिटोरी का जो मतलब होता है वो सुनने से इसका संबंध है, सुनने से, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब अगले बढ़ते हैं। अब मानव कान ध्वनि की श्रव्य आवृत्तियों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, जो कि माध्यम से मस्तिष्क में जाते हैं। जो किस माध्यम से मस्तिष्क में जाते हैं, चलिए बताइए, किस माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक जाते हैं, यह पूछा गया है। चतुर्थ कपाल तंत्रिका, या दृश्य तंत्रिका, या श्रवण तंत्रिका, या घ्राण तंत्रिका। चलिए बताइए, मानव कान जो होता है ध्वनि की श्रव्य आवृत्तियों को, शिवम पटेल जी, सर जी नमस्ते शिवम पटेल जी। चलिए अब कमेंट कीजिए आप, इसका बताइए कि मानव कान की जो ध्वनि की श्रव्य, मानव कान जो होता है ध्वनि की श्रव्य जो आवृत्तियां होती है, श्रव्य आवृत्तियां कितनी होती हैं, 20 से 20,000 हर्ट होती हैं। 20,000 हर्ट की जो आवृत्तियां होती है वो मनुष्य क्या करता है, अपनी कानों से सुन सकता है। तो किस भाग से वह सुनता है, वही पूछा गया है इसमें, कि श्रवण तंत्रिका द्वारा, दृश्य तंत्रिका द्वारा, चतुर्थ कपाल द्वारा, या घ्राण तंत्रिका द्वारा। 17 नहीं पता, कोई बात नहीं। चलिए आलोक कुमार जी, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, श्रवण तंत्रिका। श्रवण तंत्रिका के द्वारा हम क्या है, मनुष्य जो होता है वो 20 से 20,000 तक की जो फ्रिक्वेंसी वाली जो तरंगे होती है उसको सुन सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। श्रवण तंत्रिका के द्वारा हम क्या होते हैं, श्रवण तंत्रिका के द्वारा ही तो आवाजों को सुनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 17 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए 18 का बताइए, 18 कमेंट कीजिए आप लोग अब, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिध्वनि को कम करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि शोषक सामग्री का एक उदाहरण है। चलिए, ध्वनि शोषक बोला गया है ना, ध्वनि शोषक, ध्वनि शोषक मतलब ध्वनि को कम करने के लिए, ध्वनि को शोषित करने के लिए इसमें से कौन सा उपकरण है, संपीड़ित फाइबर बोर्ड, सिरेमिक, या कांच, या लोहा। कमेंट कीजिए। हाँ, आरपी मोटिवेशन जी का 18 के आ गया। और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अक्की जी का भी ए आया है, ठीक है। आलोक कुमार जी का 18 के आ गया, बहुत शानदार आलोक कुमार जी। तो देखिए भैया, इसका राइट आंसर का संपीड़ित फाइबर जो बोर्ड होते हैं, ये कहते हैं सभागार जो हमारे होते हैं, बड़े बड़े जो हॉल होते हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया। सिनेमा जो घर होते हैं वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हमारी जो ध्वनि होती है वो अवशोषित हो जाए, क्योंकि ध्वनि जो है परावर्तित होकर बार बार हमें सुनाई देगी, प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है। इसीलिए संपीड़ित फाइबर बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि अधिकांश जो ध्वनियाँ होती हैं उसको क्या करता है, ये सब फाइबर जो बोर्ड होते हैं उसको अवशोषित कर लेते हैं, और सभागार में जो बार बार ध्वनियाँ जो प्रतिध्वनि होकर गूंज उत्पन्न नहीं करती हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, संपीड़ित फाइबर बोर्ड। 18 का ए आलोक कुमार जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए भैया, अब बताइए इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एकल आवृत्ति की ध्वनि है, एकल आवृत्ति, ठीक है। निम्नलिखित में बताइए कौन सी एकल आवृत्ति की ध्वनि है, कमेंट कीजिए। पहला हमारा है शोर, ध्वनि की विशेषता या गुण, सुर, या नोट। कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए भैया। एकल आवृत्ति की ध्वनि पूछा गया है यहाँ पे। देखिए, जब शोर उत्पन्न होता है तो कई ध्वनियां मिलकर जो शोर उत्पन्न करती हैं, ठीक है। कई ध्वनियां जब मिली होती हैं, किसी मार्केट में जाए तो वहाँ पे बहुत शोर उत्पन्न होता रहता है ना, तो वहाँ पे कई ध्वनियां मिक्स होकर हमें सुनाई देती है। और ध्वनि की विशेषता या गुण, ये तो होगा ना भैया। चलिए, सुर और जो है नोट है, ये भी कई ध्वनियों से मिलकर बना होता है। अर्थात जो हमारा सुर है, जो सुर होता है वो क्या होता है, एकल आवृत्ति की ध्वनि है। एकल आवृत्ति की जो ध्वनि है क्या है, वो सुर है। 19 का सी आया, बहुत बढ़िया। अक्की जी का सी आया, जी वाले का सी। ये क्या हो जाएगा, जो सुर हमारे उत्पन्न किए जाते हैं, सुर जो होते हैं, जो लय होता है वो, जैसे सारे गामा पाधा निशा जो है हमारा, वो क्या है, सुर है। तो एकल आवृत्ति की ध्वनि है भैया, ठीक है। क्या है वो, एकल आवृत्ति की ध्वनि है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर भैया सी हो जाएगा, राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, बढ़िए चलो। अब इसको कमेंट करके बताइए कि एक सोनार में समुद्री जल से संचारित ध्वनि की चाल जो है, ध्वनि की जो चाल है वो कितना दिया गया है इसमें, ध्वनि की चाल क्या है, वी है। ध्वनि की चाल क्या है, वी है। चलिए, वी है। अपराश्रव्य श्रृंगल के संचरण एवं प्राप्ति के बीच के समयांतराल और पराश्रव्य ध्वनि तरंग
द्वारा तय की गई कुल दूरी 2D के बीच संबंध बताया गया है। संबंध पूछा गया है, बताइए। संबंध पूछा गया भैया, संबंध पूछा गया है दूरी और, देखा दूरी और चाल के बीच, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो आपको सिर्फ उसी से सिंपल सा आंसर करना है। तो बताइए प्रतिभा पटेल जी, गुड आफ्टरनून। 19 का सी आया था, अब 20 का कमेंट करके बताइए। 20 का आ गया डी, 20 का गया क्या, डी। सोनार क्या है, एक उपकरण है भैया, उपकरण है जिससे जो है क्या है, हम दूरी का क्या क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, दूरी का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। आलोक कुमार जी का 2D इज इक्वल टू V इंटू टी जी। तो इसका क्या होगा, 2D इंटू चाल बराबर का, क्योंकि जो सोनार होते हैं, जो ये ऐसे उपकरण होते हैं जो क्या करते हैं, दूरी का पता लगाते हैं। अर्थात वो ध्वनि, जब किसी ध्वनि स्रोत से जैसे ध्वनि उत्पन्न की जाती है, ध्वनि स्रोत से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जब टकराने के बाद क्या करती है, पुनः आती है। अर्थात वो दुगनी दूरी, डिस्टेंस क्या, दुगनी डिस्टेंस तय करती है ना, इसलिए 2D इज इक्वल टू V इंटू टी हो जाएगा इसका, V इंटू टी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, V इंटू टी हो जाएगा। 2D क्योंकि वह दुगनी दूरी तय करता है, इसलिए बोला गया है ना 2D, यहाँ कहा गया है 2D। 2D बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू टी। अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय से, चाल बराबर दूरी बटा समय से, दूरी बटा समय से हम यहाँ से सीधा सीधा निकाल लेंगे। और दूरी हमें 2D यहाँ पे दिया ही गया है, 2D बोला ही गया है पहले से ही, और चाल V दिया है, इंटू समय T है हमारा, दिया हो जाएगा हमारा 2D इज इक्वल टू V इंटू टी हो जाएगा। 20 का डी, बहुत बढ़िया। अक्की जी का, आरपी मोटिवेशन जी, प्रतिभा पटेल जी का, बहुत शानदार। सभी का क्या है, राइट आंसर है 2D इज इक्वल टू V इंटू टी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब इसका बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जाता है, सोनार की मदद से क्या मापा जाता है, क्या मेजरमेंट किया जाता है। चलिए आगे आप क्वेश्चन बताइए आप लोग, कि हवाई जहाज की दूरी, जंगल में जानवरों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, वायुयानों की ध्वनि पिच, या फिर पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी तथा दिशा और गति। चलिए बताइए आप लोग। अब 21 का बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए 21 का क्या होगा। सोनार क्या है, एक ऐसा उपकरण है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, 21 का डी, आलोक कुमार जी बहुत बढ़िया, 21 का डी सबसे पहले आपका आंसर आया है, 21 का डी। आरपी मोटिवेशन जी 21 का डी, 21 जी का डी जी। पानी के सोनार का इस्तेमाल क्या है, जो समुद्री जो जहाज होते हैं हमारे, वो सोनार का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, जैसे वस्तुओं की दूरी और दिशा, दिशा के लिए भी है, और गति के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए भैया, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या है। चलिए बताइए। आवर्तकाल, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, आयाम। प्रति सेकंड किए गए जो कंपनों की संख्या होती है, दोलनों की जो संख्या होती है, उसको क्या बोला जाता है, फ्रिक्वेंसी बोला जाता है ना। तो वही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति, ध्वनि तरंग अर्थात जो ध्वनि तरंगें होती है हमारी, स्ट्रिंग और गर्त के रूप में गमन करती हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, देखिए अगर हमारी कोई ध्वनि यहाँ से उत्पन्न की गई, अगर ए पॉइंट से ये बी पॉइंट पे पहुंचा, फिर ये सी पॉइंट पहुंचा, फिर ये डी पॉइंट पहुंचा, फिर ई पॉइंट पहुंचा ना, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका एक दोलन कंप्लीट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल क्या हुआ, एक दोलन कंप्लीट कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक इसका एक दोलन कंप्लीट हुआ। अर्थात कहा गया है प्रति सेकंड किए गए जो दोलनों की संख्या होती है उसको क्या बोला जाता है, फ्रिक्वेंसी बोला जाता है, आवृत्ति बोला जाता है जी। इसका राइट आंसर आप बताइए। 22 का आप लोग कमेंट कीजिए, आप जल्दी से 22 कमेंट कीजिए। प्रति सेकंड किए गए जो कंपनों की संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोला जी। आरपी मोटिवेशन जी का बी आ गया है, बहुत बढ़िया। आवृत्ति जो होता है हमारा फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। प्रति सेकंड किए गए जो कंपनों की संख्या होती है अर्थात n इज इक्वल टू होता है 1/t, अर्थात प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या बोलते हैं हम, आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो जी 22 का आयाम नहीं होगा, 22 का आयाम नहीं होगा प्रतिभा पटेल जी। आयाम जो होता है अर्थात जो हमारा ये श्रृंग है ना, ये श्रृंग और गर्त जो होता है हमारा, गर्त होता है, श्रृंग और गर्त, इसके मध्य की जो हाइट होती है इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है, आयाम बोला जाता है, इसको बोला जाता है आयाम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, आयाम। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपन करने में जो टाइम लगा उसको, ठीक है, एक दोलन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसको क्या बोला जाएगा, फ्रिक्वेंसी बोला जाएगा, आवृत्ति बोला जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है ना, अब क्लियर है सभी को। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब बताइए इसको, चलिए अब कमेंट कीजिए।
23 का, कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? चलिए बताइए, कान का कौन सा भाग है जो ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? श्रवण नलिका, कर्णपाली या कर्ण पटही झिल्ली या कलिया कालिया कालिया? चलिए कमेंट करो भैया, अब इसका बताइए आप लोग क्या होगा? काकलिया, काकलिया लिखा गया है भैया, ठीक है। देखिए, कान का कौन सा भाग है जो ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? कमेंट कीजिए भैया, सभी लोग कमेंट कीजिए। 23 का क्या होगा, कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी जेई में पूछा गया था, इसको इस क्वेश्चन को हल्के मत लीजिए, ठीक है। कुछ यूनिक क्वेश्चन पूछा जाता है आरआरबी में, तभी देखिए ओजीए वाले का डी आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका राइट आंसर काकलिया हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होगा? जब ध्वनि है आलोक कुमार जी, उसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है, सी नहीं होगा। चलिए बताइए इसका, जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होता है? बताइए क्या बोला गया? ध्वनि अवशोषित और परावर्तित हो जाती है। चलिए, ध्वनि अवशोषित हो जाती है, ध्वनि परावर्तित हो जाती है, ध्वनि अपवर्तित हो जाती है। कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। 24 का राइट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, क्या होगा? आलोक कुमार 24 का ए, आरपी मोटिवेशन जी का आ गया। और लोग कमेंट कीजिए। देखिए, जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो जितनी ध्वनि हम उत्पन्न किए होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि टकराने के बाद उतनी ही ध्वनि वापस आए, क्योंकि कुछ कुछ ना कुछ उसका भाग क्या हो, उस ठोस सतह द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ध्वनि अवशोषित और परावर्तित हो जाती है, ठीक है। उस सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। आलोक कुमार जी बोल रहे हैं ध्वनि अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित नहीं होती भैया, वहां पे परावर्तित होगी, लेकिन कुछ ध्वनियां होगी वो अवशोषित कर ली जाएंगी उस परावर्तक सतह के द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसका कमेंट करके बताइए 25 का, कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2000 हर्ट्ज है, 2000 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 0.2 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल पूछा गया है, चलो बताइए ध्वनि तरंग की चाल। 24 का डी, बहुत बढ़िया। 24 का डी नहीं होगा, 24 का ए होगा, ठीक है आलोक कुमार जी। अब इसका बताइए 25 का कमेंट कीजिए आप लोग, 25 का सॉल्व करके बताइए कि क्या होगा। 25 का सॉल्व कीजिए और बताइए। यहाँ पे सीधा हमसे वी का मान पूछा गया है, वी बराबर एन इंटू लेमडा, ठीक है, वी बराबर एन इंटू लेमडा। तो वी का मान पूछा गया है, एन का मान कितना दिया है? 2000 दिया गया है। एन का मान कितना दिया? 2000 दिया गया है। और लेमडा का मान कितना दिया गया भैया? 0.2। गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 2 और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात 400। वी बराबर कितना हो? 400 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 400 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 400 मीटर प्रति सेकंड। हाँ जी, बहुत सही। ओजी वाले का भी आ गया, प्रतिभा पटेल जी का भी आ गया जी। 400 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 400 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, 400 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसका बताइए, वाह्य कर्ण किसे कहते हैं? आउटर ईयर मतलब बाहरी जो कान होता है उसको क्या बोला जाता है? कमेंट कीजिए। 26 का आप लोग, बाहरी कान को क्या बोला जाता है? बाहरी कान को क्या बोला जाता है? कमेंट कीजिए। कान का पर्दा, चलो, श्रवण तंत्रिका, काकलिया या फिर कर्णपाली? 26 का कमेंट कीजिए, 26 का कमेंट कीजिए। बहुत 26 का कमेंट। जो बाहर कर्ण होता है, जो बाहरी कान होता है हमारा, उसको क्या बोला जाता है? जी, बाहरी जो कान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्णपाली बोला जाता है। बाहरी कान को कर्णपाली बोला जाता है, ठीक है। बाहरी जो कान होता है उसको कर्णपाली बोला जाता है। अब निम्नलिखित में से किन पुर्जों को अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके साफ किया जाता है? आसान पहुंच वाले पुर्जे या कठिन
पहुंचने वाले पुर्जे या बड़े आकार के पुर्जे या साधारण पुर्जे जो होते हैं, कमेंट कीजिए आप लोग। अल्ट्रासाउंड जो तरंगे होती हैं उसका इस्तेमाल कब किया जाता है, ये पूछा गया यहाँ पे, कमेंट कीजिए। आसान पहुंच वाले जो पुर्जे होते हैं कि कठिन पहुंच वाले जो पुर्जे होते हैं, बड़े आकार के पुर्जे या साधारण पुर्जे, कमेंट कीजिए। 27 का क्या हो जाएगा, जो कठिन पहुंच वाले जो पुर्जे होते हैं उसका इस्तेमाल, अल्ट्रासाउंड का जो इस्तेमाल किया जाता है उनको साफ करने के लिए, अल्ट्रासाउंड जो तरंगे होती हैं, वेव्स होती है, उसका इस्तेमाल कठिन पहुंचने वाले पुर्जों का इस्तेमाल इनके साफ करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, चलिए अब बताइए। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? चलिए, प्रति सेकंड संगीत, नोट, तीव्रता या पिच, कमेंट करो भैया, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? संगीत बोला जाता है कि नोट की तीव्रता की पिच? चलिए 28 का कमेंट करिए, जल्दी से 28 कमेंट करके बताइए। 28 का क्या हो जाएगा इसका, देखिए 28 का क्या होगा, जो प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम? तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। उसको क्या बोलते हैं हम? तीव्रता बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम? तीव्रता बोला जाता है। बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए हम लोग चलते हैं 29 पर। भूकंप मुख आघात तरंगों से पहले कौन सी तरंगे उत्पन्न करता है जो कुछ जानवरों को सचेत करती है? चलिए आ गया क्वेश्चन हमारा। अब इसके पहले हमने आपको बताया भी, तो बताइए। इको, अल्ट्रासाउंड, सामान्य ध्वनि, अपश्रव्य, बताइए भूकंप आने से पहले जो है कौन सी आघात तरंगे उत्पन्न होती हैं जो हमारे जो कुछ जानवर होते हैं वो सचेत करता है। जो जानवर हमारे कहते हैं उस ध्वनियों को, उस तरंगों को क्या करते हैं? सुन सकते हैं, सुन लेते हैं, और क्या हो, वो सचेत हो जाते हैं। तो उस ध्वनि को बताना है कि इको है कि अल्ट्रासाउंड है कि समान ध्वनि है कि अपश्रव्य है। 29 का बी, बहुत बढ़िया आलोक कुमार जी, 29 का बी आ गया। आरपी मोटिवेशन जी दे रहे हैं 29 का डी। 29 का डी नहीं होगा, 29 का क्या हो जाएगा? 29 का क्या होगा? बी होगा। 29 का क्या होगा? बी होगा। ठीक है, उनतीस का डी। और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा। अविनाश कुमार जी का बी आया है। अविनाश कुमार जी का बी आ रहा है। जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अल्ट्रासाउंड जो तरंगे होती है, जो भूकंप आने से पहले क्या है, इन तरंगे, अल्ट्रासाउंड जो तरंगे होती है वो उत्पन्न होती है, जिसको क्या करते हैं, मनुष्य सुन नहीं सकते हैं। इसको जो हमारे कुछ जानवर जो होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती हैं, इसका आभास ये लगा लेते हैं। ठीक है अविनाश कुमार जी, बहुत बढ़िया। इसका राइट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड जो तरंगे होती हैं, पराश्रव्य जो तरंगे होती है वो होती हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बताइए इसका। अब चलिए 30 का कमेंट करके बताइए आप लोग कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 25 हर्ट है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। 200 मीटर की दूरी को तय करने में ध्वनि तरंग द्वारा कितना समय लगेगा? कमेंट करिए, सॉल्व कीजिए और इसको कमेंट करके बताइए कि कितना टाइम लगेगा। इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से बताइए कितना टाइम लगेगा। कि देखिए बोला क्या जा रहा है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति दिया है, फ्रिक्वेंसी दिया गया है, एन बराबर दिया गया है, फ्रिक्वेंसी कितना दिया गया है? 25 हर्ट है। चलिए फ्रिक्वेंसी दे दिया गया है 25 हर्ट है, और इसकी तरंग दैर्घ्य अर्थात लेमडा का मान दिया गया है। लेमडा का मान कितना दिया गया है? 4 मीटर दिया गया है, और डिस्टेंस हमारा डी बराबर डी दिया गया है 200 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस 200 मीटर की दूरी को तय करने में ध्वनि तरंग द्वारा कितना टाइम लगेगा? हम पहले यहाँ से चाल निकाल लेते हैं। तो v बराबर एन इंटू लेमडा, v बराबर एन इंटू लेमडा से, तो 25 गुणे 4, 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना, 25 चौका 100 हो जाएगा। और चाल बराबर दूरी बटा समय से v अपान डी अपान टी हो जाएगा। डी अपान टी अर्थात t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? t इज इक्वल टू डी अपान v हो जाएगा। तो d का मान 200 दिया गया है, d का मान 200 दिया गया है, और
और हमारा v का मान कितना है 100 है, अर्थात 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड किसका किसका आया है, चलिए देखते हैं 2 सेकंड किसका किसका आया है। अविनाश कुमार जी सी हो गया, बहुत बढ़िया अविनाश कुमार जी। ओनली सक्सेस जी का आ गया, प्रतिभा पटेल जी का आया है, ठीक है जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा, 2 सेकंड। इसका राइट आंसर कितना होगा, 2 सेकंड, अर्थात 200 मीटर की दूरी वो 2 सेकंड में तय करेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए, निम्नलिखित माध्यमों ठोस, द्रव और गैस को को इनमें संचारित ध्वनि की चाल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, चलिए बताइए। 31 का आप लोग कीजिए कमेंट, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा 31 का, अर्थात घटते हुए क्रम में। अवरोही मीन्स क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम की घटते हुए क्रम। अविनीश कुमार जी का बी आएगा, ठोस, द्रव, गैस। जी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठोस सबसे तीव्र जो गति होगी हमारी ठोस में होगी, फिर द्रव में होगी, फिर क्या होगी, गैस में होगी ध्वनि की गति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत शानदार अविनीश कुमार जी, प्रतिभा पटेल जी का, क्योंकि रिवीजन जी का भी आ गया है, ओनली सक्सेस जी का भी आ गया, ओजी वाले का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस। अब बताइए, इसका सॉल्व कीजिए जल्दी से। इसको बताइए कि अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, मतलब उसका जो रेंज होता है कितना होता है। अपश्रव्य का पूछा गया है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज के बीच, या 200 हर्ट्ज और 2000 हर्ट्ज के बीच। कमेंट कीजिए। अब 32 कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका, 32 का कमेंट करके बताइए। अपसर्प तरंगे क्या होती हैं, अपसर्प तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 20 हर्ट्ज से जो कम की ओर तरंगे होती हैं उसको क्या बोला जाता है, अपसर्प तरंगे बोला जाता है। और जो श्रव्य तरंगे कितनी होती हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होगी उसको क्या बोला जाएगा, अपश्रव्य तरंगे बोला जाएगा, पराश्रव्य तरंगे उसको बोला जाएगा। आलोक कुमार जी का आ गया बी, बहुत बढ़िया आलोक कुमार जी, आरपी मोटिवेशन जी का, अविनीश जी का। जी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20 हर्ट्ज जो कम की जो तरंगे होगी उसको क्या बोलते हैं हम, अपश्रव्य तरंगे बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका बताइए आप लोग। कि रिवीजन जी बोल रहे हैं कि ए होगा, ए नहीं होगा। जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो तरंगे होती हैं उसको पराश्रव्य तरंगे बोला जाता है, उनको अल्ट्रासेप, ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंगे बोला जाता है, ठीक है। प्रतिभा पटेल जी का आ गया बी, बहुत बढ़िया। क्योंकि रिवीजन जी का गलत है, ए नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। अब चलिए बताइए, ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है, कमेंट करिए इसका। माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम की ध्वनि परावर्तन क्षमता पर, या माध्यम के तापमान पर, या माध्यम की प्रकृति और तापमान दोनों पर। तो कमेंट करके बताइए आप, कमेंट कीजिए भैया, आप 33 से कमेंट करके बताइए। प्रतिभा पटेल जी 32 का बी, जी 32 का बी ही होगा, ए नहीं होगा। 33 का बहुत शानदार अविनीश जी, अविनीश जी का आंसर सही है। आलोक कुमार जी ए नहीं होगा, डी ही होगा, कि माध्यम की प्रकृति, माध्यम का जो प्रकृति होगी और उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जो ध्वनि के जो चाल होती है वो माध्यम की प्रकृति, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम की के टेम्परेचर पे वो जरूर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अक्की जी का डी आ गया, अवनीश जी का डी, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, चलो बताइए। श्रवण यंत्र में मौजूद मुख्य उपकरण कौन से हैं, जैसे श्रवण यंत्र में साउंड एक्चुएटर, या ध्वनि अवशोषक, या साउंड हार्न, या माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर। 34 का कमेंट करके बताइए। जो श्रवण यंत्र कौन कौन से इसमें, देखिए साउंड एक्चुएटर या ध्वनि अवशोषक, या साउंड हार्न, या फिर हमारा जो डी है कि माइक्रोफोन जो है वो, एम्पलीफायर और स्पीकर।
और इसमें पूछा क्या गया है, श्रवण यंत्र, जो सुनने वाले यंत्र होते हैं वो कौन सा है, आलोक कुमार जी 34 का डी, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। जो माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और जो स्पीकर होते हैं उनको क्या बोला जाएगा, श्रवण यंत्र है, ठीक है। अवनीश कुमार जी डी, बहुत बढ़िया अवनीश कुमार जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन से जीव पराध्वनिक सीमा में ध्वनि उत्सर्जित नहीं कर पाते हैं। चलिए, मानव, डॉल्फिन, चमगादड़ या सील, कमेंट करिए। 34 का डी, बहुत बढ़िया। अब 35 कमेंट करके बताइए, इसमें बोला क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव हैं जो पराध्वनिक सीमा में ध्वनि उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं। पराध्वनिक सीमा में, पराध्वनिक जो ध्वनि कितनी होती है, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होगी उसको पराध्वनिक बोला जाता है, पराश्रव्य तरंगे बोला जाता है, ठीक है। 35 का ए, बहुत बढ़िया अक्की जी। 35 का विनीश कुमार जी का ए है, अर्थात जो मानव होता है, जो मनुष्य हम लोग जो हैं, वो क्या है, जो पराध्वनि होती है उसको हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। विनय अविनाश जी का आ गया ए, बहुत बढ़िया। आरपी मोटिवेशन जी, आलोक कुमार जी, बहुत ठीक। ये जो हम मनुष्य होते हैं वो इन ध्वनियों को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, इसको ये डॉल्फिन जो है ये उत्पन्न कर सकते, चमगादड़ भी हमारे उत्पन्न करते हैं, जो सील है, ठीक है, ये सब क्या है उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि रीजन जी का यह है, बहुत बढ़िया। चलिए, ध्वनि की तीव्रता अथवा मंदक का किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, आयाम, समयांतराल, अवस्था या दोलन। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से, इसके बाद मैथ की क्लास है आपकी, ठीक है। कमेंट कीजिए जल्दी से। 36 का, 36 का ए, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आयाम, ठीक है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो आयाम अथवा मंदक का इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। आयाम क्यों होगा, चलिए हम बता देते हैं इसे, एक थोड़ा फिगर ड्रा कर लेते हैं। आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है जो ना, अर्थात जो इसके बीच के रेंज की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। जो ध्वनि की तीव्रता कितनी तीव्र है, अर्थात इसकी रेंज जितनी कम होगी, इसकी रेंज अगर कम जितनी होगी, और मंदक इसके द्वारा किसके द्वारा, एम्पलीट्यूड के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उस पर डिपेंड करता है ना, कि कितना श्रृंग और गर्त ले रहा है, ठीक है जी। प्रतिभा पटेल जी के 36 से, अविनीश जी, रिविजन जी, अविनाश जी, आलोक कुमार जी, सभी का राइट आंसर है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। तो आशा करता हूँ सभी को क्लास बढ़िया लगी होगी और आप कुछ ना कुछ जरूर यहाँ सीख के गए होंगे, ठीक है। जाएंगे तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।